बैकग्राउंड ऑफ टू द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि जब इंग्लिश एजुकेशन प्रोग्रेस कर रही थी उससे पहले क्या बैकग्राउंड रहा। ब्रिटिश जब भारत आए थे तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ट्रेडिशनल था, यानी कि यहाँ पे पाठशालाएँ थी, मदरसा और मकताब्स। यहाँ पर मोस्टली किस चीज़ की एजुकेशन दी जाती थी? रिलीजियंस की, धर्म की एजुकेशन दी जाती थी। और उन्होंने मॉडर्न, इस एजुकेशन को मॉडर्न बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, ना ही यहाँ पर वर्ल्ड बाहर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एजुकेशन किस तरह से एडवांस हो गई थी इस बारे में उनको कोई अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन कुछ ग्रुप सोसाइटी के अंदर, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कि चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव लाया जाए, यानी कि उन्हें ज़रूरत थी कि फंडामेंटल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशंस भारत में लाया जाए। और यही इन ग्रुप के अंदर एक कॉमन थिंग यही थी कि सारे के सारे लोग चाहते थे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन भारत में आए, मॉडर्न एजुकेशन भारत के अंदर आए, जिसमें पहला ग्रुप था द क्रिश्चियन मिशनरीज़। इनका ये बिलीव था कि यदि मॉडर्न एजुकेशन भारत में आ जाएगा तो जो इंडियन एजुकेटेड इंडियन होंगे वो, उनका अपने रिलीजन के प्रति विश्वास ख़त्म हो जाएगा और वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय भी चाहते थे कि भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन हो, जिससे कि समाज में फैली बुराइयां जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जैसी बुराइयों को ख़त्म किया जा सकेगा मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा। कॉमर्शियल्स एंड मर्केंटाइल एक क्लास, यानी कि व्यापारियों का भी एक वर्ग था जो कि चाहता था कि भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन आए। उन्हें एजुकेटेड इंडियंस मिलेंगे जो कि ब्रिटिश के मार्केट में ब्रिटिश के बने सामान का क्या करेंगे? एक्सपेंड होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि मॉडर्न एजुकेशन आए। उनके 3 रीज़न थे कि अगर वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड इंडियंस आ जाते हैं तो वो सिविल और एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक एसेट के रूप में होंगे। कौन? क्वालिफाइड इंडियंस। एसेट मतलब एक संपत्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ब्रिटिश के लिए वो एक संपत्ति हो जाएंगे। यदि एजुकेटेड इंडियंस मिल जाते हैं तो उनको डिफरेंट पोस्ट पे रखा जाएगा। उससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आती है ना, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको अपने ही लोगों को रखने के लिए पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये था कि इंडियन एजुकेटेड जो मिलेंगे उनकी लॉयल्टी इंश्योर हो जाएगी। मॉडर्न एजुकेशंस का तीसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिश का ऐसा विश्वास था कि यदि मॉडर्न एजुकेशन भारत में लाया जाए तो जो यहाँ के लोग हैं वो ब्रिटिश की एडमायर करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ करेंगे, उनकी ग्लोरी की तारीफ़ करेंगे। बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। जब मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत किस तरह से हुई? एक चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में और उसके अकॉर्डिंग ये था कि इंडियंस को सिखाया जाए, एजुकेटेड किया जाए और साइंस को प्रमोट किया जाए, मॉडर्न साइंस को भारत के अंदर प्रमोट किया जाए। एक्ट इसके लिए एनुअली 1 लाख रुपीज़ खर्च करने के लिए तैयार थी। एल्फिनस्टोन 1823 में एक नोट लाया गया जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और यूरोपियन साइंस को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले गए। बॉम्बे में इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन 3 सब्जेक्ट को इंग्लिश की लैंग्वेज में ही पढ़ाया गया और ऑल्सो इंग्लिश वुड बी टॉट, और इंग्लिश बोलना भी सिखाया गया। 1833 में सिमिलरली इसी तरह के स्कूल पूना में भी खोले गए और बॉम्बे में फिर एल्फिंस्टोन कॉलेज भी खोला गया।
एंग्लिस्टिक्स और ओरिएंटलिस्टिक्स। चार्टर एक्ट 1833 के आने के बाद 1813 के आने के बाद, लेकिन ये तब जो 1 लाख रुपीज़ दिया गया था वो तब कब आया? 1823 में। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी क्या होता है? कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एजुकेशंस किस मीडियम में दी जाए। इसके लिए कंट्रोवर्सी होती है दो लोगों के बीच में। कंट्रोवर्सी सिर्फ 3 चीज़ों में घूमती है, या तो आप इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, या फिर संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। लेकिन एंग्लिस्टिक्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन दी जाए वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू दी जाए, जबकि ओरिएंटलिस्ट ये चाहते थे कि जो टीचिंग होगी, यानी कि जो एजुकेशन दी जाए वो ओरिएंटल लैंग्वेज में दी जाए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, एक नोट जारी कर दिया जो कि लॉर्ड मैनुअली के द्वारा तैयार किया गया था। उसके अकॉर्डिंग एजुकेशंस इंग्लिश मीडियम होगा, इंग्लिश में दी जाएगी। लॉर्ड मैक्लिन्स मैन्यूट्स, यानी कि इन्होंने जो नोट कहा गया। लॉर्ड मैक्ल्यू की अलग सोच थी, उन्होंने ओरिएंटलिस्ट के बारे में क्रिटिसाइज़ किया। ओरिएंटलिस्ट के बारे में क्या पढ़ाते? ये वो लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम लाया जाए उसका मीडियम ओरिएंटेड, यानी कि वहीं की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। इसके लिए लॉर्ड मैक्ल्यू बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने ये कहा कि उनका भारत के प्रति बहुत ही गलत ओपिनियन था। ही हैड वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट इंडिया। उन्होंने ये कंसिडर किया कि भारत एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और इसको सिविलाइज्ड करना ज़रूरी है। उनका ये बिलीव था कि एक सिंगल शेल्फ, अगर यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ बेटर है पूरा का पूरा इंडिया का लिटरेचर या अरेबिया के लिटरेचर से मच बेटर है। उनका ये मानना था कि इंग्लिश के अलावा कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहेगी लोगों को सिविलाइज करने के लिए, उनके चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज़ एंड कल्चर, उनका सब चीज़ में चेंजेस लाने के लिए। यहाँ पर इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जो कि लॉर्ड मैक्ल्यू के इस विचारधारा पर सहमत थे। उन्होंने इस पॉइंट व्यू पर सपोर्ट किया। इसीलिए यहाँ पे यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट किया गया भारत के इंडियंस के बीच में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अप्रूव कर दिया कि ये जो मैक्यूले जो अपनी विचारधारा या नोट लेकर आए हैं उसको अप्रूव दे दिया गया और एक एक्ट पास कर दिया गया 1835 में। इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड कॉलेज, इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाने का मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन इसके पीछे लॉर्ड मैक्ल्यू की एक इंटेंशन ये भी था कि एक वर्ग अच्छा खासा तैयार हो जाएगा जो कि इंडियंस का होगा। वो होंगे तो इंडियन ही, लेकिन टेस्ट में इंग्लिश, उनके विचार इंग्लिश और मोरल्स और इंटरेक्ट पूर्ण तरह से वो इंग्लिश होंगे। और एक के बाद एक कई गवर्नमेंट स्कूल खोले गए। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854, इन्होंने भी कंपनी के सामने एक बात रखी जो कि मील का पत्थर साबित हुई। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। सर चार्ल्स एक चाहते थे, उनकी ये विचार थी कि डेवलप अ नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, कि इन कंट्री के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल खोलने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना चाहिए। और ये प्रपोज इज़ टू इस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, और भारत के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ। एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद सर चार्ल्स वुड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे ये सेटअप करना ज़रूरी था कि
order to exercise control over all the matter regarding educations. इनकी हर बात पर सोच विचार किया गया। यूनिवर्सिटीज़ खोली गई कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास के अंदर, और उनका जो मॉडल हुआ बना वो लंदन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही था। Attempt were also made bring about the changes in the system of school education, यानी कि स्कूल एजुकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आए। अब यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के अंदर कुछ खामियां रह गई। पहला ये कि प्राइमरी स्कूल जो थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि रीज़न क्या था, लैक ऑफ फंड्स। उनको इतना फंड्स नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से प्राइमरी स्कूल में लैक ऑफ फंड्स के वजह से प्राइमरी स्कूल को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। इसका मतलब तो जो आप मास एजुकेशन लाना चाह रहे हो, एक बड़े मात्रा में जो एजुकेशन वाला काम हो रहा है वह एट प्राइमरी लेवल पर कम था। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 5 इंडियन विलेजेस में सिर्फ 4 लोगों की 4 आउट ऑफ 5 इंडियन विलेजेस वर विदाउट प्राइमरी स्कूल, यानी कि 5 इंडियन विलेजेस में से 4 विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं थे। ठीक इसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि 4 चिल्ड्रन में से 3 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रंस हैड नो फैसिलिटी एजुकेशंस, यानी कि 4 बच्चों में से 3 ऐसे बच्चे थे जिनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिली थी। दूसरा कारण ये रहा कि मीडियम इंग्लिश होने के कारण कॉमन लोग थे, यानी कि जो नेटिव्स थे, जो लोग थे, वो इस एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तीसरा, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वाज टोटली नेगलेक्ट, यानी कि गर्ल्स की एजुकेशंस में टोटली नेगलेक्ट किया गया। और 1921 के अकॉर्डिंग 100 वुमेन में से केवल 2 वुमेन ऐसी थी जो रीड कर सकती थी और राइट कर सकती थी। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन रखा गया जो वर्टिकली नॉट एग्जिस्ट करता था। मेडिकल कॉलेज जो खोले गए वो बहुत वर सेटअप एंड देयर टू एडमिशंस वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द यूरोपियंस,